हेलो भाई बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं आशीष पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मार्गदर्शक पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सब कुछ सही चल रहा होगा, जीवन में पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सपने आपके हैं तो संघर्ष भी आपका होगा। बिना संघर्ष के कोई ताज नहीं मिलता किसी को। अगर किसी को ताज पाना है तो उसके लिए रात दिन उसे संघर्ष करना पड़ेगा। राजा का पद यूं ही नहीं मिलता है। राजा के पद के लिए उसे महारत हासिल करनी पड़ती है। मंजिल बनाना है, रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे। लोग सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, पर रास्ते पे चलना सिर्फ आपका काम है। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हर दिन मैं किसी न किसी टॉपिक के साथ आपको मिलता हूं। तो हम ऋग्वैदिक काल देख रहे थे दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में हमने कुछ चीजें देख रखी थी। अब हम ऋग्वैदिक काल में बची हुई कुछ चीजें देखेंगे, जिसमें हम आज राजनीति देखेंगे, अर्थव्यवस्था देखेंगे, समाज देखेंगे और उनके धर्म को देखेंगे दोस्तों। तो इसी क्रम में हम आज इतने सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। देन फिर हम आगे के टॉपिक्स आपको मिलेंगे, आगे के टॉपिक्स साथ, जिसमें हम उत्तर वैदिक काल में आएंगे। उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल के क्षेत्र विस्तार को बताएंगे, फिर उनकी राजनीति, उनके धर्म, उनके समाज, उनकी अर्थव्यवस्था, इन सब चीजों को बताएंगे। फिर ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल की तुलना करेंगे और साथ ही साथ हम उत्तर ऋग्वेद मतलब अर्थात वैदिक काल और हड़प्पा सभ्यता, इन दोनों सभ्यताओं की हम तुलना करके देखेंगे कि दोनों सभ्यता में दोस्तों क्या अंतर था। तो आइए इसी के साथ हम शुरू करते हैं, अपने क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज का हमारा टॉपिक है पूर्व वैदिक काल दोस्तों। तो हमने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था पूर्व वैदिक काल में कि कैसी स्थिति रही पूर्व वैदिक काल का निर्माण कैसे हुआ, या जिसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। तो हमने इसके पीछे के घटनाक्रम को दोस्तों आपको बता रखे थे कि हमारा कैसे कैसे हमारी वैदिक संस्कृति का उदय होता है। तो आइए हम उसी के आगे बढ़ते हुए क्रम में देखते हैं कि वैदिक संस्कृति का जो भौगोलिक विस्तार क्षेत्र था, वह भौगोलिक विस्तार क्षेत्र कहां तक था दोस्तों। तो आइए सीधे हम भौगोलिक विस्तार क्षेत्र दोस्तों देख लेते हैं कि हमारा भौगोलिक विस्तार क्षेत्र कहां तक था। तो आप हमारे साथ लिखते जाएं। हमने कुछ चीजें पहले से ही दोस्तों यहां लिख रखी है आपके लिए। भौगोलिक विस्तार। हालांकि दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं कि जो ऋग्वैदिक समाज था या ऋग्वैदिक सोसाइटी जो थी या जो ऋग्वैदिक संस्कृति थी या जो ऋग्वैदिक सभ्यता थी, उसका विस्तार क्षेत्र कमोबेश वही था जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र दोस्तों था। क्योंकि यहां पर उन्हीं नदियों का नाम मिला है, उन्हीं क्षेत्रों की चर्चा की गई है। इस आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि जो सभ्यता है ऋग्वैदिक, यह उसी क्षेत्र विशेष में पनपी थी, उदय हुई थी, जो क्षेत्र दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का था। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, जैसा आपको दिख रहा है कि ऋग्वेद में जो आर्य हैं उनके निवास स्थल को लेकर कुछ बातें की गई। तो मैंने पहले ही आपको क्लास में बता दिया था कि उनके निवास स्थल क्षेत्र को बहुत सारे मत दिए गए। कौन कौन से मत दिए गए निवास स्थल क्षेत्र के बारे में मैंने बता दिया दोस्तों। तो अब उसके आगे देखते हैं। तो ऋग्वेद में जो आर्य लोग थे उनके निवास स्थल क्षेत्र के लिए सप्त सैंधु क्षेत्र का यूज किया गया। अर्थात जो आर्य लोग थे वह ऋग्वेद के अनुसार सप्त सैंधु क्षेत्र में दोस्तों रहते थे। सप्त सैंधु क्षेत्र वही क्षेत्र है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत को मिलाकर के बनता है दोस्तों। उस क्षेत्र को हम सप्त सैंधु क्षेत्र कहते हैं। इसमें पश्चिमी यूपी तक का क्षेत्र दोस्तों शामिल होता है। इन सभी क्षेत्र को अगर हम मिलाते हैं दोस्तों तो सप्त सैंधु क्षेत्र बनता है दोस्तों। तो यहां जो मैंने मैप बना रखा है दोस्तों, तो यह जो मैप क्षेत्र है, यह मैप क्षेत्र भी आपको किसको इंगित करता है? सप्त सैंधु क्षेत्र को दोस्तों इंगित करता है। किसे इंगित करता है? सप्त सैंधु क्षेत्र को दोस्तों इंगित करता है। मैंने पहले की वीडियो में आपको बता रखा कि सप्त सैंधु क्षेत्र कौन से हैं, तो आप जाकर दोस्तों वहां देख सकते हैं। इनके विस्तार क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो इनका जो विस्तार क्षेत्र था वह अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी यूपी क्षेत्र में था दोस्तों। तो यह पंजाब जो क्षेत्र है, पाकिस्तान का पंजाब और भारत का पंजाब, इन दोनों क्षेत्रों में दोस्तों पाया जाता है। जब यह सभ्यता उदय हुई थी तब न भारत, तब उस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे चीजों का नाम नहीं था दोस्तों। यह तो नामकरण हमें आगे चल करके मिला, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शब्द। लेकिन भारत शब्द उसी समय से था दोस्तों। तो भारत
अफगानिस्तान और पश्चिमी यूपी क्षेत्र में यह दोस्त भौगोलिक विस्तार ऋग्वेद का, मतलब कि जो ऋग्वैदिक क्षेत्र है उनका विस्तार क्षेत्र दोस्तों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पश्चिमी यूपी क्षेत्र में दोस्तों पाया जाता है। वहीं कुछ लोगों का विचार है कि ऋग्वैदिक सभ्यता का संकेंद्रण ब्रह्मवर्त क्षेत्र में था दोस्तों। तो ब्रह्मवर्त क्षेत्र दोस्तों अर्थात सतलज से लेकर के यमुना नदी का क्षेत्र दोस्तों, यमुना नदी के क्षेत्र तो अगर देखते हैं तो वही कमोबेश क्षेत्र बनता है जो कि आपका सप्त सैंधो क्षेत्र था दोस्तों। तो सप्त सैंधो क्षेत्र में जितना सप्त सैंधो क्षेत्र का विस्तार था अर्थात सैंधो सभ्यता का जहां तक विस्तार था दोस्तों, वहीं तक हमारे ऋग्वैदिक अर्थात पूर्व वैदिक सभ्यता का भी विस्तार हमारे उन्हीं क्षेत्र विशेष में था। तो आप इसे सप्त सैंधो कहें या इसे ब्रह्मवर्त क्षेत्र भी कह सकते हैं दोस्तों, ब्रह्मवर्त क्षेत्र भी कह सकते हैं दोस्तों। तो यह दोनों शब्द इसी क्षेत्र विशेष के लिए दोस्तों प्रयोग किए गए हैं। यह वही क्षेत्र है जहां पर आपको ऋग्वैदिक सभ्यता देखने को मिलती है दोस्तों। तो आइए हम सीधे आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इनका राजनीतिक जीवन कैसा था। तो अगर हम राजनीति की बात करते हैं दोस्तों तो आपको पता है कि ऋग्वैदिक सोसाइटी जो थी, समाज जो था, संस्कृति जो थी, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण संस्कृति थी दोस्तों। और इनका जनजीवन जो था यह कबीलाई था। क्यों कबीलाई रहा इनका जनजीवन? क्योंकि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो वहां पे ग्रामीण संस्कृति पनप रही थी, उसी ग्रामीण संस्कृति के पनपने से आपके ऋग्वैदिक और पूर्व वैदिक संस्कृति का उदय होता है दोस्तों। तो इस आधार पर देखते हैं कि जो राजनीतिक जीवन है इनका, यह एक कबीलाई जीवन था। कैसा जीवन है इनका? कबीलाई जीवन था। कबीले में एक राजा हुआ करता था। यह राजा जो था यह केवल राजा की उपाधि थी। यह राजा शब्द जो है केवल और केवल एक उपाधि थी। और राजा जिसे कहते थे, राजा के लिए गोप जैसे शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों। तो राजा को किस नाम से जानते थे ऋग्वैदिक काल में? तो गोप नाम से जानते दोस्तों। तो जो राजा का पद था यह पद तो वंशानुगत हो चुका था। जैसे राजा के पद आगे चलकर के वंशानुगत आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसकी शुरुआत आपको सीधे सीधे ऋग्वैदिक काल से दोस्तों देखने को मिलती है। अगर इसकी राजा की हैसियत की बात करें, राजा की औकात की बात करें, राजा की पावर की बात करें दोस्तों, तो एक तरीके से देखते हैं कि राजतंत्र जैसी व्यवस्था राजा के लिए नहीं थी। अर्थात राजा इतना पावरफुल नहीं था कि राजतंत्र हो। क्यों? क्योंकि उसके पास न टैक्स की व्यवस्था थी दोस्तों, न सेना रखता था वो, और ना ही उसके पास नौकरशाही थी दोस्तों। तो जब किसी के पास टैक्स की व्यवस्था नहीं होगी, सेना की व्यवस्था नहीं होगी, नौकरशाही नहीं होगी, तो वह राजतंत्र नहीं चला सकता है। अर्थात कबीले का जो सरदार होता था उसी सरदार को या तो राजा बोलते थे या गोप बोलते थे दोस्तों। तो राजा के लिए जो गोप जैसे शब्दों का प्रयोग ऋग्वेद में दोस्तों किया गया ऋग्वैदिक काल में। वहीं राजा को सहायता देने के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी। राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकता था वहां की राजनीति में। अर्थात ऐसा कहा जाए कि जो ऋग्वैदिक काल था यह लोकतांत्रिक प्रणाली पर चल रही व्यवस्था थी। अगर कहा जाए आपसे कि सबसे पहले लोकतंत्र की कहीं नींव देखने को मिलती है तो यह हमें ऋग्वैदिक काल में ही दोस्तों देखने को मिलती है। जैसा कि हमारे तरफ पश्चिम के लोग हमारे पर आलोचना करते हैं कि हमने भारतीयों को लोकतंत्र दिया, वो हमें क्या लोकतंत्र देंगे? उनकी इतनी औकात है कि हमें वो लोकतंत्र देंगे दोस्तों। हमारे यहां लोकतंत्र तो ऋग्वैदिक काल से थे, जब उन्हें कपड़ा भी पहनने नहीं आता था, जब वो आग जलाना भी नहीं जानते थे और जंगलों में कहीं भटक रहे थे, तब से हमारे यहां दोस्तों लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर राजा का नियंत्रण किया जाता था दोस्तों। राजतंत्र हमारे यहां वैसा नहीं था जैसा पश्चिम में हुआ करता था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजा की सहायता करने के लिए सभा, समिति, विदत और गण जैसी नामक परिषदें हुआ करती थी। तो आपसे बात किया जाए कि ऋग्वैदिक काल में कौन कौन सी परिषदें थी जो राजा को नियंत्रित करती थी, तो वह सभा थी, समिति थी, विदत थी और गण थी दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ ऋग्वैदिक काल में ही दोस्तों, इसके लिए याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में नहीं दोस्तों। जो हम तुलना करेंगे तो आपको हम बताएंगे कि ऋग्वैदिक काल की स्थिति क्या थी और उत्तर वैदिक काल की दोस्तों स्थिति क्या थी। तो अगर हम सभा की बात करते हैं तो जो सभा थी, सभा क्या थी? सभा कुलीन और या जो वृद्ध लोग थे, जो संभ्रांत लोग थे, उनकी एक परिषद थी। इसमें मेल और फीमेल दोनों होती थी, अर्थात महिला और पुरुष सभा में दोनों शामिल थे दोस्तों। तो आप इसे याद रखिएगा कि सभा में महिला और पुरुष दोनों शामिल होते थे। और जो सभा थी, या चाहे कुलीनों की बात करिए या संभ्रांत लोगों की या वृद्ध लोगों का एक परिषद हुआ करता था जो राजा पर नियंत्रण रखता था। राजा को बताता था कि राजा को कैसे संचालन करना है अपने सोसाइटी का, अपने राजनीति को कैसे आगे बढ़ाना है,
क्या करना है क्या नहीं करना है, यह सारे नियंत्रण सभा रखती थी दोस्तों। और वहीं समिति जो थी यह आम व्यक्ति की सभा थी। समिति क्या थी? समिति थी आम व्यक्ति की सभा, जिसमें आम जनमानस रहा करते थे, जो कबीलाई सोसाइटी में रहते थे, जो राजा से बहुत ज्यादा जुड़े नहीं थे, जो संभ्रांत नहीं थे, बहुत अमीर नहीं थे, इनके पास बहुत पैसा नहीं था, वे लोग किसमें शामिल होते थे? समिति में शामिल होते थे। इनका भी काम यही होता था राजा पर नियंत्रण करना दोस्तों। और विदत शब्द का यूज जो ऋग्वेद में किया गया दोस्तों, तो ऋग्वेद की सबसे प्राचीन, अगर किसी संस्था की बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाए तो ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था कोई है तो दोस्तों तो वह विदत थी। कौन थी? विदत ऋग्वेद की प्राचीन संस्था थी दोस्तों, जैसा कि मैंने यहां लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा। और ऋग्वेद में 122 बार ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया दोस्तों? विदत शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार किया गया है। वहीं जो विदत संस्था थी, विदत संस्था का दोस्तों कार्य क्या था? विदत संस्था का कार्य था जो वहां पर उपज होता था किसी क्षेत्र विशेष, जिस क्षेत्र विशेष में ऋग्वैदिक कालीन या ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता का क्षेत्र विस्तार जहां तक था, उन क्षेत्रों में जो उपज होती थी या जो उनमें जो लूटमार होता था, उस लूटमार से जो चीजें आती थी उनका बंटवारा करना, अर्थात जो पैदा हुआ उसमें बंटवारा करना। और जो लूटपाट होती थी, आपस में कबीलाई था तो कबीलों में संघर्ष होता था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कबीले संघर्ष, अर्थात परफणी नदी पर जो दशराग युद्ध होता है दोस्तों, वह भी एक कबीलाई जीवन का झड़प था। तो अगर इस तरह की झड़प, झंझट, लड़ाई, युद्ध होते थे तो जो उससे प्राप्त आय होती थी उसका बंटवारा कौन करता था दोस्तों? तो विदत करता था, विदत संस्था। वहीं गण जो थी, गण कुलीनों का एक समूह था। गण और सभा जो थी कमोबेश दोनों एक जैसी ही व्यवस्था थी। गण कुलीनों की समूह थे और सभा भी दोस्तों कुलीनों का समूह था। अगर बात किया जाए सभा और समिति का कार्य क्या था दोस्तों, तो सभा और समिति का कार्य अगर देखें तो सभा और समिति का कार्य क्या था दोस्तों? तो इनका कार्य था चर्चा व बैठक में भाग लेना। जो भी समस्याएं आएंगी, कोई न्याय की बात आएगी, कहीं कोई संघर्ष चल रहा है, किसी तरीके की कोई विवाद हुआ है, तो इन सारे विवादों का निपटारा दोस्तों कौन करता था? तो सभा और समिति मिल करके करती थी। और यह लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर होता था। यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि राजा आया, अपनी चेयर लगाया, बैठा और आराम से बैठ करके आदेश पारित कर दिया। तो इस तरह तानाशाही जैसी व्यवस्था नहीं थी। सभा और समिति जो संस्था होती थी, कबीलों के कई लोग मिलते थे, यहाँ बातचीत होती थी बैठ करके, और बहुमत के आधार पर दोस्तों निर्णय ले लिया जाता था। और यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी दोस्तों। तो लोकतंत्र की जननी भारत है, ना कि पश्चिम के देश दोस्तों। तो आप यह समझ सकते हैं दोस्तों। वहीं अगर बात किया जाए समिति जो थी, समिति का कार्य क्या था, स्पेशली अगर समिति संस्था की बात की जाए या समिति परिषद की बात की जाए तो यह एक राजनीतिक संस्था थी। कैसी संस्था थी दोस्तों? एक राजनीतिक संस्था थी जिसका कार्य क्या था दोस्तों? इसका कार्य था राजा की नियुक्ति करना, पदच्युति करना और राजा पर नियंत्रण करना। वहीं इसका क्या काम था दोस्तों? समिति का कार्य था राजा की नियुक्ति करना, राजा को पद से हटाना और राजा पर नियंत्रण रखना, राजा मनमाना न अपना ला सके, अपने मनमानेपन से जीवन न जिए। वहीं अगर देखें जो अधिकारी होते थे ऋग्वैदिक काल में, जो अधिकारी होते थे उन्हें क्या कहते दोस्तों? उन्हें रत्निन कहते थे। रत्निन शब्द जो ऋग्वैदिक काल में प्रयोग किया गया है वह अधिकारी के लिए प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद काल में कौन कौन से अधिकारी होते थे? पुरोहित, सेनानी, पुरुष और स्पष्ट। तो इस तरह के कुछ 4-5 लोगों के नाम मिले, 4-5 अधिकारियों के नाम मिले जिन्हें हम रत्निन कहते थे। और ऋग्वैदिक काल में जो बलि अर्थात जो टैक्स की व्यवस्था एक तरीके से कहते हैं, वह टैक्स की व्यवस्था स्वेच्छा से थी, जो कि उपहार के तौर पर था। मतलब राजा जबरदस्ती किसी से टैक्स नहीं ले सकता था। किसी की इच्छा थी कि चलो ठीक है, राजा ने कोई काम किया, उससे वह खुश हुआ, तो वह चाहे तो राजा को लिया कर कोई टैक्स दे सकता है, कोई एक बलि दे सकता है, कोई उपहार दे सकता है। दोस्तों यहां बलि शब्द का मतलब होता है उपहार से है। ठीक है, आइए अगर इनकी प्रशासनिक इकाई की बात किया जाए, ऋग्वैदिक काल की जो प्रशासनिक इकाई थी उसकी सबसे पहली शुरुआत जो थी दोस्तों, सबसे प्रशासनिक की सबसे छोटी इकाई जो थी वह कुल थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी और कुल कई कुलों के मिलने से ग्राम बनता था और कई ग्रामों के मिलने से विश्व बनता था और जब कई विश्व मिल जाते तो जन बनता था और जब कई जन मिल जाते थे दोस्तों तो क्या बनता था? राष्ट्र बनता दोस्तों। और यही जन आगे चल करके जनपद और फिर इसी जनपद से महाजनपद का दोस्तों उदय होता है। किसका?
जनपद का उदय होता है दोस्तों। जनपद और महाजनपद का उदय दोस्तों इसी ऋग्वैदिक काल के आगे की घटनाक्रम में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, कि जो महाजनपदों का उदय होता है इसी क्रम में होता है। पहले कुल होता है, कई कुल मिले फिर ग्राम बना, कई ग्राम मिले फिर विश्व बना, कई विश्व मिले फिर जन बना, और जब कई जन मिले तो दोस्तों राष्ट्र बना। तो राष्ट्र शब्द की जो उत्पत्ति दोस्तों यह भी भारत की ही देन है दोस्तों। अगर कुल की बात किया जाए, जो कुल होता है अर्थात जो प्रशासन की सबसे मुख्य इकाई होती दोस्तों, तो इसको क्या बोलते थे, इसके प्रधान को, कुल के प्रधान को दोस्तों कुलुप बोलते थे। क्या? कुलुप, कुलप, कुलप बोलते थे कुल के प्रधान को। कुल मतलब दोस्तों यहां परिवार की भी बात की जा सकती है। एक परिवार, गांव में रहने वाला एक परिवार, उसको हम कुल कहते थे दोस्तों। तो जब कई कुल मिल जाते थे इस तरीके से तो एक ग्राम बन जाता था दोस्तों। तो ग्राम की सबसे छोटी इकाई बात किया जाए दोस्तों, तो ग्राम की सबसे छोटी इकाई कुल थी। तो कुल जो शब्द है, कुल के प्रमुख अर्थात परिवार जो थी, इकाई जो थी, उसका प्रमुख कौन था दोस्तों? तो कुलप था। वहीं ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी था दोस्तों। तो ग्राम का प्रमुख कौन था दोस्तों? तो ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी। और विश्व का प्रमुख दोस्तों, तो विश्व का जो प्रमुख होगा वह विश्वपति विश्व का प्रमुख होगा। और जन का प्रमुख जनपति, और राष्ट्र का प्रमुख दोस्तों तो सरदार राष्ट्र का प्रमुख होगा। वहीं अगर राजा की बात किया जाए दोस्तों, तो राजा जो है, राजा का मुख्य कार्य क्या था? कबीले की रक्षा करना। राजा का मुख्य कार्य क्या था? राजा का मुख्य कार्य कबीले की रक्षा करना दोस्तों। और कबीले की रक्षा का मतलब होता है गोप्ता जनस्य। हम कबीले की रक्षा करने वाले को, अर्थात जो राजा होता था, राजा के लिए जब वो कबीले की रक्षा करता था तब उस समय हम एक शब्द का प्रयोग करते थे ऋग्वेद काल में, जिसे गोप्ता जनस्य बोलते थे। क्या बोलते थे? गोप्ता जनस्य। गोप्ता जनस्य का मतलब होता है राजा द्वारा कबीले की रक्षा करना। राजा को क्या बोला गया दोस्तों? राजा को पुरभेत्ता भी बोला गया, राजा को पुराभेत्ता भी कहा गया है। क्यों पुराभेत्ता राजा कहा गया? क्योंकि राजा जो था नगरों पर विजय पाने का कार्य करता था। तो नगरों पर विजय पाने काम कौन करता था दोस्तों? तो नगरों पर विजय पाने काम राजा करता था, इसलिए राजा के लिए हम पुराभेत्ता शब्द का भी प्रयोग करते हैं। वहीं राजा के पास कोई स्थायी सेना तो नहीं थी दोस्तों, लेकिन युद्ध के समय वह नागरिक सेना गठित कर लेता था। तो युद्ध के समय अगर राजा की बात करें तो युद्ध के समय राजा जो है नागरिक सेना गठित कर लेता था दोस्तों। तो आप यहां तक की चीजें एक बार देख लें, आपको सारी चीजें स्क्रीन पर दिख रही होंगी। हाँ दोस्तों, यहाँ एक पॉइंट छूट गया था। ऋग्वेद में जो प्रमुख नदियां हैं, या ऋग्वेद में जो उल्लेखित नदियां हैं, तो ऋग्वेद में 21 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सिंधु है, सरस्वती है, गंगा है, और बाकी जितनी नदियां होंगी उन सारी नदियों का एक चार्ट मैं आपको बना के दिखाऊंगा दोस्तों, कि कौन सी नदी थी, उनका प्राचीन नाम क्या था और उनका आधुनिक क्या नाम था दोस्तों। तो एक बार सारे पॉइंट्स आप देख लें दोस्तों। तो बच्चों, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। जैसा कि आपको पता है कि हमने अब राजनीति देख ली, अब हम आर्यों के समाज की तरफ बढ़ेंगे आगे। तो जैसा आपको दिख रहा होगा काफी स्क्रीन पर कि हमने आर्यों के समाज के बारे में लिखा है। तो आइए हम देखते हैं कि आर्यों का समाज कैसा था। आपको बताया था कि आर्य जो जनजीवन था वह कबीलाई था। तो अगर कबीलाई जीवन था तो उनका समाज भी, पहली चीज तो ये ध्यान कर लीजिए, ब्रेन में रख लीजिए कि अगर उनका जनजीवन कबीलाई था तो उनका समाज भी कबीलाई होगा दोस्तों। तो जैसा आपको लिखा है कि समाज कबीलाई था दोस्तों। तो जो कबीलाई समाज होता है वहां पर एक साथ लोग समूह बना करके कबीले में रहते हैं और एक दूसरे में आदान प्रदान चीजों का होता रहता है, एक दूसरे से मेलजोल ज्यादा रहता है। वहां पर संगठन थोड़ा मजबूत रहता है, वहां ऊंच नीच की भावना नहीं होती, वहां स्त्रीकरण नहीं होता, समाज वहां पे बराबर होता है, समाज अर्थात पैरेलल चल रहा होता है, अर्थात समतावादी समाज होता है दोस्तों। तो वैसे ही घटनाक्रम आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर तो देखते हैं कि जो आर्यों का जो समाज था वह पितृसत्तात्मक था, अर्थात पिता को ही वर्चस्व था। पिता धीरे धीरे, अब यहाँ पर पिता अर्थात जो पुरुष था वो धीरे धीरे शक्तियों का केंद्रीकरण करना, शक्ति अपने हाथ में कंट्रोल करना वह शुरू कर रहा था। क्योंकि आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वह मातृसत्तात्मक थी, और वहीं पर जो आर्य संस्कृति है यह पितृसत्तात्मक थी। क्यों पितृसत्तात्मक थी दोस्तों? इसके पीछे लॉजिक आप समझिए। क्योंकि ये हमेशा युद्ध में रत रहते थे, क्योंकि क्षेत्र विशेष पर जाकर रहने लगते थे तो फिर कबीलों में संघर्ष होता था। तो जब संघर्ष होगा तो संघर्ष में कौन सबसे आगे खड़ा होगा लीडर के तौर पर? तो पुरुष को आगे खड़ा किया जाता लीडर के तौर पर। इसलिए जो
युद्ध करेगा, जो लोगों की रक्षा करेगा वह पुरुष था। तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन किसका हो रहा था? पुरुष का, क्योंकि युद्ध करता तो संपत्ति वहां से लूट करके ले आता, तो जो संपत्ति लूट करके ले आता तो वह आर्थिक रूप से सशक्त होता। तो इस आधार पर आर्थिक रूप से सशक्त था ये, और लोगों की सुरक्षा करने में सशक्त था। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो आर्यों का समाज था वह पितृसत्तात्मक था। क्यों कह सकते हैं? एक रीजन और भी था दोस्तों, क्योंकि समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी, समाज सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी दोस्तों, परिवार या कुल थी। और इसके जो प्रधान होते थे अर्थात जो हेड होते थे परिवार या कुल के, वह दोस्तों कुलप होते थे, जो कि मैंने राजनीतिक स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि कुल होता है, कुल से ग्राम बनता है, ग्राम से विश्व बनता है, विश्व से जन बनता है और जन से राष्ट्र बनता है दोस्तों। और इनका जो परिवार था, मैंने पहले बताया कि इनका परिवार एक साथ संगठित होकर रहता था, इसलिए इनका जो परिवार था आर्यों का वह एक संयुक्त परिवार था दोस्तों। समाज इनका समतावादी था, क्योंकि सब एक साथ मिलजुल करके रहते थे, ऊंच नीच की भावना नहीं थी इनके यहाँ, छुआछूत की भावना नहीं थी, इसलिए समाज जो था दोस्तों यह समतावादी था। लेकिन धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था जन्म लेना शुरू कर दी थी, पर यह वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी दोस्तों, ना कि जन्म आधारित। अर्थात कर्म आधारित, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा व्यक्ति कहलाएगा, वह उस वर्ण में शामिल हो। जैसे कि अगर मैं ब्राह्मण हूं और मैंने चप्पल सिलने का काम किया या लोगों की सेवा करने का काम किया तो मैं शूद्र कैटेगरी में जाऊंगा दोस्तों। अगर मैं व्यापार वर्ग में शामिल हो गया तो वही ब्राह्मण वैश्य हो जाएगा वहां पर। अगर कोई क्षत्रिय पूजा पाठ में शामिल होता है, मंत्रोच्चारण करता है, लोगों के यहाँ जा घर घर जाकर पूजा कराता है, तो वह क्या कहलाएगा? ब्राह्मण कहलाएगा। अगर वही ब्राह्मण युद्ध करता है, संघर्ष करता है, लोगों को आगे बढ़ने की समझ देता है, तो वह दोस्तों क्या कहलाएगा? तो वह राजा कहलाएगा, अर्थात वह क्षत्रिय कहलाएगा। तो इस आधार पर कहा जाता है वर्ण व्यवस्था जो थी वह टफ नहीं थी, अर्थात बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं थी। वर्ण व्यवस्था यहाँ पे सरल थी। कैसी थी? तो सरल थी। यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी दोस्तों, यह वर्ण व्यवस्था कैसी थी? यह वर्ण व्यवस्था सरल थी दोस्तों। लेकिन अगर वर्ण व्यवस्था की सबसे पहली बात किया जाए तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें वर्ण व्यवस्था का दोस्तों प्रचलन मिलता है, चलन मिलता है, लिखा हुआ है वहां पे वर्ण व्यवस्था के बारे में ऋग्वेद के 10वें मंडल में। वहीं यहां पे दास प्रथा के प्रचलन का साक्ष्य मिलता है कि ऋग्वेद में दास प्रथा का प्रचलन था, लेकिन यह दास प्रथा वैसी नहीं थी जैसे रोम और यूनान में हुआ करती दोस्तों। तो यह दास प्रथा ऐसी थी जैसे कि हम कहीं एग्रीकल्चर काम करवा रहे हैं तो हमें एग्रीकल्चर में मजदूर की जरूरत है, तो जो इच्छुक है मजदूरी करना चाहते हैं हम उन्हें रख लेते हैं अपने यहाँ रोजगार के तौर पर, उन्हें देते हैं कि आप जाइए, ठीक है इतना क्षेत्र है आपको, जाइए इसको खेती करके आइए। तो सॉरी दोस्तों, इस आधार पर ऋग्वेद काल में दास प्रथा का प्रचलन था दोस्तों, ना कि यूनान और रोम जैसा। यूनान और रोम में तो ऐसी व्यवस्था थी दोस्तों कि वहां पे अगर दास को शादी भी करना है तो अपने पहले मालिक से पूछना पड़ेगा, पर यहां पर ऋग्वैदिक कालीन में जो दास व्यवस्था थी वह काफी खुली हुई व्यवस्था थी, इसमें वैसी जटिलताएं नहीं थी, अर्थात दास पर बहुत ज्यादा रोक टोक नहीं लगता था। अगर यहाँ पे बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे दो प्रकार के विवाह देखने को मिलते थे ऋग्वैदिक काल में। एक अनुलोम विवाह था दोस्तों, दूसरा प्रतिलोम विवाह था दोस्तों। अगर आप अनुलोम और प्रतिलोम विवाह को देखना चाहते हैं कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं दोस्तों, तो आइए एक बार हम आपको हेडिंग में बता देते हैं कि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या है दोस्तों। तो आप देखिए अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या है, एक बार यहीं लिख लीजिए मेरे साथ साथ। एक मिनट दोस्तों, यहां डालिए अनुलोम। पहले तो जानिए यहां विवाह जो था वह एकल और बहुल दोनों प्रकार के विवाह की व्यवस्था थी। और अगर बात किया जाए अनुलोम विवाह की दोस्तों, और दूसरा था प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह दोस्तों, अनुलोम अगर देखते हैं दोस्तों तो अनुलोम में क्या होगा, वर्ण उच्च वर्ण का पुरुष होगा, उच्च वर्ण का पुरुष व उच्च वर्ण का पुरुष व निम्न वर्ण की महिला होगी दोस्तों। अगर अनुलोम विवाह की बात किया जाए दोस्तों तो अनुलोम विवाह में जो पुरुष होगा यह उच्च वर्ण का होगा और जो महिला होगी दोस्तों यह निम्न वर्ण की होगी, तो यह विवाह अनुलोम विवाह कहलाएगा। वहीं प्रतिलोम विवाह की बात करें दोस्तों तो जो महिला होगी, महिला वह उच्च वर्ण की और जो पुरुष होगा दोस्तों वह निम्न वर्ण का हो जाएगा।
निम्न वर्ण। तो दोस्तों आप समझिए यहां पर प्रतिलोम विवाह का मतलब था दोस्तों कि महिला उच्च वर्ण की और पुरुष निम्न वर्ण का। वहीं अगर अनुलोम विवाह की बात की जाए दोस्तों, तो अनुलोम विवाह में जो पुरुष होगा वह उच्च वर्ण का हो जाएगा और महिला जो दोस्तों वह निम्न वर्ण की हो जाएगी। ऐसे ही विवाह का प्रचलन हमें ऋग्वैदिक काल में दोस्तों देखने को मिलता है। और विवाह की एक और व्यवस्था थी जिसमें एकल विवाह व बहुल विवाह था, यह बहु विवाह कह सकते हैं दोस्तों। तो और जो एकल और जो बहु विवाह की व्यवस्था थी यह महिला और पुरुष दोनों के लिए समान थी। महिला और पुरुष दोनों के लिए समान, महिला व पुरुष दोनों के लिए समान थी दोस्तों, दोनों के लिए समान थी एकल और बहु विवाह। देखो हालांकि दोस्तों मैंने यहां लिख रखा है कि आप देखते हैं आपको एकल विवाह यहां देखने को मिलेगा, छुआछूत नहीं था सोसाइटी में, मैंने आपको पहले बता दिया। एकल और बहुल विवाह था या बहु विवाह था दोस्तों, पुरुष और महिला को दोनों को समान अधिकार था। वह चाहे पुरुष या महिला चाहे जो भी हो, वह चाहे एक विवाह करे, 2 करे, 10 करे, 5 करे, वह उसकी मर्जी। लेकिन सामान्यतः लोग एक विवाह ही किया करते थे। या तो आपको ही पता है कि एक पत्नी को रखना कितना मुश्किल होता है, अगर आप 4 पत्नियों को रखेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए हमेशा से समाज में एकल विवाह को ही वरीयता दी जाती थी दोस्तों। ऐसी व्यवस्था में ऋग्वैदिक काल में देखती कि वहां विवाह की जो व्यवस्था थी वह एकल थी दोस्तों। अगर मृतकों की बात किया जाए, जो लोग मृत हो जाते थे, मर जाते थे, उनको अधिकांशतः जलाया जाता था और कुछ लोगों को दफना दिया था। दफनाते किसको थे बच्चों? बच्चों को दफनाते थे। जो बच्चे होते थे, बच्चे की जब मृत्यु होती थी तो उसको दफना देते थे। बाकी सभी लोगों को ऋग्वैदिक काल में अधिकांशतः लोगों को दोस्तों जलाया जाता था। अगर स्त्रियों की स्थिति की बात किया जाए तो स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? स्त्रियां यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी, उनको बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी स्त्रियों के लिए। मतलब बाल विवाह नहीं होता था उनके साथ सती प्रथा नहीं होता था और पर्दा प्रथा जैसी कोई भी व्यवस्था में ऋग्वैदिक काल में देखने को दोस्तों नहीं मिलती है। वहीं उपनयन संस्कार की बात करें तो उपनयन संस्कार ऋग्वैदिक काल में हुआ करता। तो उपनयन संस्कार अर्थात मतलब जनेऊ धारण करने की प्रथा होती थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ महिला पुरुष दोनों को होती थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का होगा ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में महिला और पुरुष दोनों को उपनयन संस्कार होता था। विधवा विवाह होता था ऋग्वैदिक काल में दोस्तों। दहेज प्रथा नहीं थी ऋग्वैदिक काल में, लेकिन दहेज प्रथा नहीं थी, पर जो महिला अर्थात जो कन्या को कन्या के परिवार द्वारा जो उपहार दिया जाता था, उस उपहार को हम क्या बोलते थे? वहुत। वाहुत वाहुत बोलते थे कन्या के परिवार द्वारा कन्या को दिए गए उपहार को दोस्तों। शिक्षा का अधिकार था महिलाओं को। लोपा, मुद्रा, घोषा, अपाला, यहां कुछ नाम मिलते हैं दोस्तों, नाम लिख लीजिए। लोपा, मुद्रा, लोपा मुद्रा, घोषा, अपाला। दोस्तों ऐसी कुछ विदुषी महिलाओं का वर्णन मिलता है जो ऋग्वैदिक कालीन जो मंत्र थे उन मंत्रों की रचना में भी यह महिलाएं शामिल रही हैं दोस्तों। नियोग प्रथा थी ऋग्वैदिक काल में, नियोग की प्रथा थी। नियोग प्रथा मतलब समझ लीजिए दोस्तों, अगर किसी की शादी हो गई है और उसको बच्चे नहीं हैं तो बच्चा प्राप्ति के लिए वह नियोग प्रथा कर सकती थी। अर्थात अपने देवर से वह शादी कर सकती थी या अपने देवर के साथ वह संबंध बना करके एक बच्चे की प्राप्ति कर सकती थी दोस्तों। और यह जो बच्चा होगा यह वैलिड बच्चा होगा। यह थी नियोग शब्द का अर्थ, मतलब यही होता दोस्तों कि नियोग मतलब एक महिला का अपने देवर के साथ फिजिकल संबंध बनाकर एक पुरुष, एक बच्चे की प्राप्ति करना। ऐसा क्यों किया जाता था? उसका रीजन था कि मैं आपको पहले बताया कि ऋग्वैदिक कालीन जो व्यवस्था थी कबीलाई थी और कबीले में लगातार संघर्ष होता था और संघर्ष के लिए उन्हें लोगों की जरूरत थी और लोगों की जरूरत के लिए उन्हें नियोग प्रथा को उन्होंने वैलिड किया दोस्तों। जो अविवाहित महिलाएं हुआ करती थी ऋग्वैदिक काल में कुछ ऐसी महिलाएं थी जो देखो दोस्तों अविवाहित थी। उन अविवाहित महिलाओं को क्या बोला जाता था? अमाजु बोला जाता था। क्या? अमाजु। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि ऋग्वैदिक कालीन जो महिलाएं थी जो कि अविवाहित, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें अमाजु कहा जाता था। वहीं सभा व समिति, सभा और विदत, जो सभा और विदत थी उसमें महिलाएं भाग ले सकती थी। तो महिलाएं किस संस्था में भाग ले सकती थी दोस्तों? तो वह सभा व विदत में महिलाएं भाग ले सकती दोस्तों। तो यह आर्यों का समाज था। वहीं पर आर्य जो महिलाएं थी उनको वयस्क होने पर विवाह का अधिकार था दोस्तों। वयस्क होने पर विवाह का अधिकार था।
इतना डिटेल में आपको कोई भी नहीं कराएगा। किसी भी YouTube चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं, आप खंगाल सकते हैं YouTube पर, किसी ने भी इतनी डिटेलिंग में आपको कोई भी क्लास कराई हो तो आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों आप यह पॉइंट्स देखें। अब इसके बाद हम इनके अर्थव्यवस्था को देखेंगे, फिर हम इनके दोस्तों धर्म को देखेंगे, इनका धर्म क्या कहता है और इनकी अर्थव्यवस्था क्या कहती है। दोस्तों आप ये सारी चीजें देखते रहें, फिर हम अभी आपको और आगे की चीजें दें कि इनका समाज, इनका धर्म कैसा था और इनके अर्थव्यवस्था कैसी। दोस्तों तो एक बार आप लिख लें, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। दोस्तों जैसा दोस्तों आपने देख लिया होगा कि हमने अभी तक समाज देख लिया, राजनीति देख लिया। अब बचे हुए पार्ट हम अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं। तो अर्थव्यवस्था जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, अर्थव्यवस्था की बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं कि अर्थव्यवस्था कैसा रहा होगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब राजनीति कबीलाई थी, सोसाइटी कबीलाई थी, तो इनकी अर्थव्यवस्था कैसे हुई। इनकी अर्थव्यवस्था भी दोस्तों कमोबेश कबीलाई रूप में अर्थव्यवस्था भी इनकी देखने को हमें मिलती है। तो सबसे पहले अगर आप देखें कबीलाई जनजीवन कैसा होता है, अगर आप ब्रेन में अपने दिमाग में लगाएं तो जो जंगलों में यायावर रूप से घूम रहे होते हैं उन्हीं को कबीलाई बोलते हैं। कभी यहाँ है, कभी वहां है, फिर किसी दिन और कहीं, फिर किसी दिन और कहीं चले जाते हैं। तो कबीलाई सोसाइटी होता है जहां पर एक सर्टेन टाइम पीरियड तक रहते हैं, वहां कृषि करते हैं, फिर वहां से जब पैदावार खत्म तो किसी और जगह चले जाते हैं। दोस्तों ये तरह का जो जीवन होता है आर्य जो ऋग्वैदिक समाज जीवन था, यह बहुत स्थायी जीवन नहीं था, यह इनका क्रम बदल रहा था लगातार। इसीलिए ऋग्वैदिक कालीन जो समाज है या जो क्षेत्र इनका विस्तार है वह अलग है और उत्तर वैदिक कालीन जो इनका क्षेत्र विस्तार है वह अलग है। दोस्तों तो आइए अर्थव्यवस्था की तरफ हम नजर डालते हैं। तो जो इनकी अर्थव्यवस्था थी यह पशुपालन पर आधारित थी। इनका मतलब कि पशुपालन जो था प्राथमिक कार्य था, मतलब प्राथमिक व्यवसाय की बात किया जाए तो पशुपालन था। वहीं द्वितीयक पेशा की बात किया जाए, द्वितीयक पेशा इनका कृषि था। दोस्तों पशुपालन प्राथमिक पेशा इसलिए था क्योंकि ये इधर से उधर घूमते रहते थे, इसलिए इनके पास पशुओं की संख्या ज्यादा थी, इसलिए पशुपालन का काम करते थे। और कृषि के बारे में इनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए कृषि को उन्होंने सेकेंडरी गौण तौर पर इन्होंने रखा था। कृषि का महत्व कम था क्योंकि ऋग्वेद में सिर्फ 24 मंत्रों का ही उल्लेख किया गया दोस्तों कृषि के लिए। और ऋग्वेद में और सिर्फ और सिर्फ जिस एक फसल की बात की गई है वह दोस्तों जौ है। तो ऋग्वेद में किस एक फसल की बात की गई दोस्तों, तो जौ की बात की गई है ऋग्वेद में। दोस्तों वहीं इनके जो पशुपालन था, पशुपालन में किन किन पशुओं का पालन करते थे ये, तो गाय का करते थे, घोड़ा का करते थे, भेड़ का करते थे और कुत्ते का भी करते। दोस्तों तो घोड़ा जानते हैं क्योंकि ये हमेशा युद्ध में रत रहते थे, तो घोड़ा इनके लिए सबसे ज्यादा प्रिय था। दोस्तों तो अति प्रिय पशु अगर पूछा जाए ऋग्वैदिक कालीन किसी का था, क्या था, तो वह घोड़ा था। दोस्तों वही गाय की बात किया जाए तो गाय धन का माध्यम था, अर्थात विनिमय का एक माध्यम था। आप गाय को किसी को बेच करके, किसी को दे करके उसके स्थान पे दोस्तों आप कुछ और व्यवस्था ले सकते थे जिसे जो आपको जरूरत थी। और गाय का महत्व देखिए, गोपस जैसे शब्द का यूज किया गया है, जैसे जन गोपस से राजा होता है, तो एक तरीके से देखा जाए गोपस से जो शब्द है वह दिखा रहा है कि हम राजा से ज्यादा ऊपर मान रहे हैं गोपस से अर्थात गाय को। वहीं गोमत शब्द भी एक धनी व्यक्ति के लिए इंगित करता है, यह भी गो अर्थात गाय से बना हुआ है। गोधुली जो हम शाम की वेला बोलते हैं कि इतने से लेकर इतने टाइम पीरियड में आपको नहीं पढ़ना चाहिए, तो वह गोधुली शब्द जो है दोस्तों शाम के लिए यूज होता था। और यह गोधुली शब्द का अर्थ भी हम गाय से ले सकते हैं, गाय और गो, इसलिए गोधुली बना गाय से। और दुहित्री, लड़की को दुहित्री शब्द, लड़की के लिए क्या शब्द किया गया ऋग्वेद में यूज किया गया दोस्तों, दुहित्री शब्द यूज किया गया। इसका भी संबंध दुहित्री अर्थात आप गाय को दुहते हैं उनके लिए, तो इस तरीके से दुहित्री शब्द का प्रयोग लड़की के लिए भी दोस्तों किया गया है ऋग्वैदिक काल में। अगर देखा जाए ऋग्वैदिक कालीन जो मृदभांड था दोस्तों वह OCW टाइप का उनका मृदभांड हुआ करता था। ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे उनको सोना, चांदी, तांबा और कांसे की उनको जानकारी थी। और सोना, तांबा, चांदी, कांसा इस प्रकार की जो धातुएं हुआ करती थी उन धातुओं पर वह कार्य किया करते थे, अर्थात इनकी खरीदने और बेचने का काम सोना, चांदी, तांबा, कांसा का दोस्तों हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में। लोहे की चर्चा ऋग्वेद में नहीं हुई है, अर्थात ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे उन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी। लोहे के अलावा जितने भी धातु पाए गए हैं उन धातुओं के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों। और गाय के लिए, गाय एक पवित्र पशु माना गया है आर्यों में,
गाय एक पवित्र पशु माना गया है। आर्यों की अधिकांश जो लड़ाई होती थी वह गाय को लेकर के होती दोस्तों। तो गाय विनिमय का माध्यम भी था। गाय के लिए लड़ाई इसलिए भी होती थी दोस्तों, गाय का प्रयोग हम खेती में भी कर सकते थे, साथ ही साथ गाय से हम दूध की प्राप्ति भी कर सकते थे, गाय से हम घी की प्राप्ति कर सकते थे, इसलिए हम गाय को बहुत ज्यादा महत्व भी देते दोस्तों। वहीं अघन्या अर्थात न मारे जाने योग्य पशुओं की श्रेणी में गाय को रखा जाता था। गोविष्ठ अर्थात गाय के महत्व को बताता है कि गाय का कितना महत्व था, अर्थात गाय के लिए गोविष्ठ जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया। वहीं अगर कोई गाय की हत्या कर देता था दोस्तों ऋग्वैदिक काल में, तो उसे मृत्युदंड और देश निकाला की सजा मिलती थी। कौन सजा मिलती थी दोस्तों? ऋग्वैदिक काल में अगर कोई व्यक्ति गाय की हत्या कर देता था तो उसे मृत्युदंड और देश निकाला की सजा दोस्तों मिलती थी। वहीं ऋग्वैदिक काल में जो पणी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, यह पशुओं का चोरी करने वाला था। जो पशुओं की चोरी करते थे ऋग्वैदिक काल में, उन्हें पणी कहा जाता था दोस्तों। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधी जानकारी दी गई। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि जैसी चीजों की चर्चा की गई दोस्तों? तो ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधी चीजों की चर्चा की गई है। वहीं व्यापार की अगर बात किया जाए तो ऋग्वैदिक कालीन जो व्यापार था दोस्तों, यह वस्तु विनिमय पर आधारित था, अर्थात यहाँ पर मुद्रा का चलन नहीं था दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में मुद्रा का चलन नहीं था, वस्तु विनिमय के आधार पर यहाँ व्यापार हुआ करता था। और वस्तु विनिमय के लिए जिन चीजों का प्रयोग किया जाता था दोस्तों, वह थी गाय, घोड़ा और निष्क। संभवतः निष्क जो शब्द है, निष्क शब्द स्वर्ण आभूषण के लिए प्रयोग किया जाता था, या फिर किसी सोने के टुकड़े के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता रहा होगा दोस्तों। तो यह ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था थी दोस्तों। अगर वहीं हम आगे बढ़ते हैं, ऋग्वैदिक कालीन धर्म को देखते हैं, धर्म की तरफ नजर बढ़ाते हैं, तो ऋग्वैदिक कालीन जो धर्म था वह बहुदेववाद पर आधारित था। अर्थात वहां बहुत सारे देवी देवता थे, जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत सारे देवी देवता और एकत्ववाद की बात करता है। एकत्ववाद अर्थात एकत्ववाद हमेशा बहुदेववाद के केंद्र में रहा करता था आर्यों के समय में। एकत्ववाद अर्थात सारे देवता हैं पर उनका भी कोई एक हेड है। जैसे कि अगर आपसे बात किया जाए कि देवादिदेव महादेव, तो महादेव जो है सबसे हेड हो गए और उनके नीचे सारे देवता हैं। और साथ ही साथ हमारे यहाँ सर्वेश्वरवाद, जिसको हेनोथिज्म कहा जाता है, मैक्स मूलर ने सर्वेश्वरवाद को ही दोस्तों हेनोथिज्म कहा था। सर्वेश्वरवाद का मतलब होता है मंत्रों के अनुरूप देवताओं को महत्व देना। जैसे अगर आपने इंद्र की पूजा की तो इंद्र सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे, अगर महादेव की पूजा की तो महादेव सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे, अगर विष्णु की पूजा की तो विष्णु सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। दोस्तों यह सर्वेश्वरवाद बताता है। अर्थात सब तो बराबर हैं, लेकिन हम जिसके मंत्र की चर्चा करेंगे, जिस मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसमें वह देवता सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। जैसे अगर हम गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो गायत्री मंत्र में सूर्य सब सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे दोस्तों। तो देवताओं का महत्व ज्यादा था ऋग्वैदिक काल में। जो महिला देवता थी, अर्थात कहा जाए कि महिला देवताओं की संख्या कम थी, पुरुष देवताओं की संख्या ज्यादा हुआ करती दोस्तों ऋग्वैदिक काल में। और जो आर्यों के देवता थे वह 3 श्रेणियों में आर्यों के देवताओं को बांटा गया था। पहला आकाश श्रेणी था, दूसरा अंतरिक्ष श्रेणी था और तीसरा पृथ्वी श्रेणी था दोस्तों। तो आकाश श्रेणी में जो देवता आते थे वह सूर्य थे, धौस, वरुण, मित्र, पूषण। तो दोस्तों सूर्य, धौस, वरुण, मित्र, पूषण, अश्विन, विष्णु, सविता, उषा और आदित्य, ये सभी के सभी आकाश के देवता थे दोस्तों। वहीं अंतरिक्ष के देवता कौन थे? इंद्र थे अंतरिक्ष के देवता, रुद्र थे अंतरिक्ष के देवता, मरुत, वायु, पुर्जन्य, यम और प्रजापति, इतने लोग जो थे दोस्तों, यह क्या थे? यह सभी के सभी अंतरिक्ष के देवता थे दोस्तों। वहीं अगर पृथ्वी के देवता की बात किया जाए तो अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती। तो दोस्तों सरस्वती, बृहस्पति, पृथ्वी, सोम और अग्नि पृथ्वी के देवता थे दोस्तों। इसमें अगर देखा जाए तो सरस्वती और उषा, यह 2 ऐसे नाम हैं जो कि इंगित करते हैं कि यह महिला देवता थी। कौन? पूषा और सविता दोस्तों। बाकी ज्यादातर जितने भी देवता आपको देखने को मिल रहे हैं वह सभी के सभी देवता पुरुष हैं। तो अर्थात कहा जाए कि धीरे धीरे जो पुरुष मानसिकता थी वह हावी हो रही थी, अर्थात पुरुषों का वर्चस्व लगातार हर तरीके से बढ़ता जा रहा था। चाहे वह देवताओं के रूप में देखा जाए, सोसाइटी के रूप में देखा जाए, राजनीतिक रूप से देखा जाए, आर्थिक रूप से देखा जाए, ऋग्वैदिक काल में हर तरीके से पुरुष जो था वह ज्यादा सशक्त हुआ करता था दोस्तों। लेकिन महिलाओं की स्थिति अच्छी थी।
महिलाओं की स्थिति दोस्तों अच्छी रही। अगर ग्राफ के माध्यम से अगर आप देखना चाहें दोस्तों, तो ऐसी स्थिति रही हुई कमोबेश पहले हड़प्पा सभ्यता में यहां पे रही होंगी महिलाएं दोस्तों, यह स्थिति महिलाओं की रही होगी। और साथ ही साथ जब ऋग्वैदिक काल आया होगा तो महिलाओं की स्थिति ये आई, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति ये आती है, और लगातार दोस्तों ऐसे ऐसी स्थिति गिरती रहती है। लेकिन वर्तमान आधुनिक काल में इस स्थिति को पुनः ठीक करने की कोशिश किया जा रहा है दोस्तों। जैसा कि आपके लिए मैंने कुछ यहां पे लिखा है, पुरंदर को, इंद्र को पुरंदर कहा गया, अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र को पुरंदर कहा गया। पुरंदर शब्द का मतलब दोस्तों किलों को तोड़ने वाला। यह 250 सूक्त थे, तो इंद्र के लिए 250 सूक्तों की चर्चा की गई है। अग्नि के लिए 200 सूक्तों की चर्चा की गई दोस्तों। और जो अग्नि थे यह मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। कैसे? जैसा आपको पता है दोस्तों, पहले हवन होता था, तो जब हवन होता था, हवन में हम हर चीजें जो डालते थे, आहुति देते थे, वो क्यों देते थे? क्योंकि हमने आग में डाला और सीधे वह धुएं के माध्यम से भगवान तक पहुंच जाएगा। तो यह था तरीका, अर्थात मनुष्य, हम और देवता अर्थात ऊपर वाले दोनों के बीच मध्यस्थ काम कौन करता था? अग्नि करती थी दोस्तों। वहीं अगर वरुण की बात किया जाए दोस्तों, तो वरुण के लिए हमने 30 सूक्त रखता था। 30 सूक्त थे ऋग्वैदिक काल में। इनको ऋतस्य गोपा कहा गया। ऋतस्य गोपा क्यों कहा गया वरुण को? क्योंकि वरुण जो थे यह जल देवता थे और बरसात का काम करते थे, और जब ऋतुएं तभी सही होंगी जब बारिश सही होगी, इसलिए ऋतस्य गोपा शब्द का यूज वरुण के लिए दोस्तों किया गया। वहीं गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में जिसकी रचना विश्वामित्र द्वारा दोस्तों की जाती है, यह सूर्य या सविता देव को समर्पित है दोस्तों। किसको? सूर्य या सविता देव को समर्पित है दोस्तों। वहीं सोम जो कि पेय पदार्थ था, सोम एक पेय पदार्थ था, यह ऋग्वेद के 9वें मंडल में दोस्तों वर्णित है। आइए कुछ और चीजें हमें देखनी, तब तक आप एक बार इसे देख लें। हम आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, बाकी कुछ चीजें हैं जिसे हम राइट डाउन कर रहे हैं दोस्तों, तब फटाफट देखते रहे दोस्तों। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लगातार करते रहे चैनल को। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने ऋग्वैदिक काल के धर्म में बची कुछ पार्ट्स को देखना था, वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। जैसा कि ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी, जिसको बाद में हम विद्या की देवी कहते हैं, सरस्वती नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी थी ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था में दोस्तों। तो कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण थी? सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण थी दोस्तों। इसीलिए सरस्वती नदी को हमने यहाँ पे देवी तमा, माते तमा और नदी तमा जैसे शब्दों का प्रयोग किया, अर्थात देवी के समान, माता के समान और नदी तमा, अर्थात नदी जो है हमारी माता जैसी है, हमें जन्म देती, एक तरीके से कहा जाए कि हमें जीवन जीने के लिए हमें अन्न प्रदान करती है एक तरीके से। वहीं ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा जैसी कोई भी प्रथा हमें नहीं देखने को मिली, मूर्ति पूजा का साक्ष्य नहीं मिला है। पूषण जो है ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता होते हैं दोस्तों। किसके? ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता कौन होते हैं? तो पूषण जो है ऋग्वैदिक काल में दोस्तों पशुओं के देवता होते हैं। रुद्र जो थे वह अनैतिक आचरण से संबंधित थे, अनैतिक आचरणों से संबंधित थे दोस्तों। कौन? रुद्र, जिसे हम बाद में कल्याणकारी या शिव के रूप में भी उल्लेखित करते हैं दोस्तों। चिकित्सा के संरक्षक थे कौन? रुद्र जो है। अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वैदिक काल में चिकित्सा का संरक्षक कोई था दोस्तों, तो कौन था? वह रुद्र देवता जो है चिकित्सा के संरक्षक थे दोस्तों। उपासना का जो उद्देश्य हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में उपासना का दोस्तों उद्देश्य क्या होता था? भौतिक सुखों की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? भौतिक सुखों की प्राप्ति दोस्तों। किसकी प्राप्ति? भौतिक सुखों की प्राप्ति करना दोस्तों। और जो उपासना की जो विधि हुआ करती दोस्तों, वह यज्ञ भी हुआ करती थी और प्रार्थना होती थी। प्रार्थना का ज्यादा वर्चस्व था यज्ञ की अपेक्षा दोस्तों ऋग्वैदिक काल में। अरण्यानी एक जंगल की देवी हुआ करती थी ऋग्वैदिक कालीन में। उषा एक देवी है, अरण्यानी जंगल की देवी है दोस्तों। तो जंगल की देवी को क्या कहते थे ऋग्वेद काल में दोस्तों? अरण्यानी बोलते थे। क्या? अरण्यानी बोलते थे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो नदी हुआ करती दोस्तों ऋग्वैदिक काल में, वह सिंधु नदी थी, अर्थात सिंधु। और सबसे जो पवित्र नदी मानते थे दोस्तों, यह सरस्वती नदी को सबसे पवित्र मानते थे। अर्थात कहा जाए जो इनका क्षेत्र विस्तार था ऋग्वैदिक कालीन लोगों का, वह सिंधु से लेकर के सरस्वती, जो सैन्य सभ्यता के लोगों का जो क्षेत्र विस्तार था, वही क्षेत्र विस्तार दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन लोगों का था। और ऋग्वेद में जो गंगा नदी है उसका एक बार उल्लेख ऋग्वेद में किया गया और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया दोस्तों। तो ऋग्वेद में यमुना का 3 बार और गंगा का दोस्तों 1 बार उल्लेख
किया गया है दोस्तों। आई होप आप यहां तक की सारी बातें समझ गए होंगे। आप चाहें तो एक बार इसे और ध्यान से देख लीजिए, तब तक मैं स्क्रीन से हट जाता हूं दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चैनल को लगातार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों। और जो जरूरतमंद बच्चे हैं जो फ्री में तैयारी करना चाहते हैं आरओ एआरओ एग्जाम्स की, वह यहाँ चैनल हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और उनको हमारे चैनल पर सारी चीजें फ्री में अवेलेबल कराई जाएंगी। उन्हें किसी संस्थान से जुड़ने की जरूरत इसके बाद नहीं पड़ेगी दोस्तों आरओ एआरओ एग्जाम्स के लिए। अब आइए दोस्तों देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदी। सबसे प्राचीन नदी एक तरफ है और दूसरी तरफ ऋग्वैदिक कालीन जो प्राचीन नदी था उनका कुछ आधुनिक नाम था। तो आइए देखते हैं प्राचीन नदियों का आधुनिक नाम हमने क्या रखा। शतुद्री नदी का आधुनिक नाम हमने सतलज रख दिया। क्या रख दिया दोस्तों? शतुद्री का आधुनिक नाम हमने सतलज रख दिया दोस्तों। वहीं परुष्णी का आधुनिक नाम दोस्तों हमने क्या रखा? परुष्णी का आधुनिक नाम दोस्तों रावी है। आस्किनी का आधुनिक नाम चेनाब है। अगर आपसे यह एक तरफ इस तरह प्राचीन नदी, एक तरफ आधुनिक नदियों को देकर के आपसे मिलान कहने को बोल सकता है दोस्तों, मिलान करने को दे सकता है एग्जाम में। तो वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम, विपाशा का आधुनिक नाम व्यास। विपाशा वसु नहीं दोस्तों, विपाशा एक नदी का नाम है। तो विपाशा का आधुनिक नाम व्यास। कुंभ का आधुनिक नाम आपको काबुल मिलेगा। गोमती का आधुनिक नाम गोमल मिलेगा। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक मिलेगा दोस्तों। और कुमु का आधुनिक नाम कुर्म मिलेगा। और सिंधु का आधुनिक नाम दोस्तों इंडस मिलेगा। इसमें से बहुत सारी नदियों को हम प्राचीन नदी के नाम से ही कई बार पुकारते हैं। जैसे कि वितस्ता को हम झेलम भी कहते हैं, वितस्ता भी कहते हैं दोस्तों। गोमती ही नाम से हम बोलते हैं, गोमल नाम से बहुत कम बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि गोमती प्राचीन नाम थी और वह हम सभी के टंग पर सेट हो गई है। वही उसी तरह सदानीरा का भी नाम इसी तरीके से है, सिंधु का भी नाम इसी तरीके से। तो सतलज का प्राचीन नाम शतुद्री, रावी का प्राचीन नाम परुष्णी, चेनाब का प्राचीन नाम आस्किनी और झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता, व्यास का प्राचीन नाम विपाशा, गोमल का प्राचीन नाम दोस्तों गोमती, काबुल का प्राचीन नाम दोस्तों कुंभ, गंडक का प्राचीन नाम गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा दोस्तों, और कुर्म का प्राचीन नाम कुमु, और इंडस का प्राचीन नाम दोस्तों सिंधु। दोनों नदियों का नाम आप याद कर लीजिएगा, आपसे मिलान करने को दे सकता है एग्जाम में दोस्तों। तो यहाँ सारी नदियों के नाम दे दिए दोस्तों, इनके आधुनिक नाम प्राचीन नाम दे दिए। चाहे तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे तो आप इसे राइट डाउन कर लें दोस्तों। मैं स्क्रीन से थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं दोस्तों, 10 सेकंड के लिए। और चैनल को लगातार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों करते रहें, संख्या बल चैनल का बढ़ाते रहें दोस्तों। आइए दोस्तों एक तरफ हम देखते हैं प्राचीन कुछ नाम है ऋग्वैदिक कालीन और उनका कुछ आधुनिक नाम दिया गया दोस्तों। तो आइए एक बार हम देखते हैं कि प्राचीन नाम के साथ क्या क्या चीजें आधुनिक नाम में हमें देखने को मिलती हैं और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यह सारे शब्द प्राचीन थे जिनका हम आधुनिक रूप में हम अलग नाम रखते हैं। जैसे उर्वरा शब्द को हम आज भी यूज करते हैं। एक तरीके से देखा जाए उर्वरा मतलब शब्द क्या होता है? ऐसी भूमि जो उर्वर हो, अर्थात उपजाऊ भूमि। सिर हम हल के लिए प्रयोग करते हैं, हल के लिए हम प्राचीन काल में सिर शब्द का प्रयोग करते थे। सीता हल की रेखा, क्यों हम सीता को हल की रेखा बोलते हैं? क्योंकि जनक जी को सीता जी खेत जब वह गोड़ रहे थे, अर्थात खेत की जब वह जुताई कर रहे थे, उस जुताई के दौरान उनको सीता मिलती, इसलिए हम हल की रेखा को सीता के नाम से प्राचीन काल में दोस्तों जानते थे। पर्जन्य का आधुनिक नाम दोस्तों बादल होता है। पर्जन्य का आधुनिक अर्थ बादल होता है। उदर से अगर आप समझना चाहें, उदर मतलब पेट होता है दोस्तों एक तरीके से। उदर मतलब पेट, और पेट में क्या डालते हैं आप? अन्न डालते हैं। तो अनाज मापने वाला जो पात्र है दोस्तों वह उदर है। तक्षण बढ़ाई के लिए दोस्तों यूज करते हैं, तक्षण बढ़ाई के लिए यूज करते हैं। भीषज वैद्य के लिए यूज करते हैं दोस्तों, भीषज वैद्य के लिए यूज करते हैं। कुसिद ऋण लेने वाले और देने वाले की जो प्रथा थी, ऋण लेन और देन की प्रथा को ऋग्वैदिक काल में दोस्तों क्या बोलते थे? कुसद बोलते थे। तो आपके लिए एग्जाम में यह पॉइंट्स रखा जा सकता है कि ऋण लेने और देने वाली व्यवस्था को हम प्राचीन काल में या ऋग्वैदिक काल में क्या बोलते थे दोस्तों? उसको कुसद बोलते थे। कौन? कुसदी। और वहीं अनस शब्द का अर्थ होता है दोस्तों बैलगाड़ी। प्राचीन काल में हम बैलगाड़ी को अनस बोलते हैं और आधुनिक काल में हम अनस जैसे शब्दों के लिए हम बैलगाड़ी जैसे शब्दों का प्रयोग दोस्तों करते हैं। दोस्तों यह था आपका ऋग्वैदिक कालीन टॉपिक।
तो हमने ऋग्वेद से संबंधित जो ऋग्वैदिक काल था उससे संबंधित हर एक पॉइंट्स को आपको क्लियर कर दिया दोस्तों। आपका जब भी आरओ एग्जाम होगा जो कि शायद जनवरी में होने वाला है, जनवरी फर्स्ट वीक में दोस्तों, तो जनवरी फर्स्ट वीक के अनुसार अगर आप देखें तो यह जो टॉपिक्स है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों। इस टॉपिक से आपको बहुत सारे मेजर पोर्शंस देखने को मिलेंगे और मैं जो गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, मेरे द्वारा पढ़ाए गए आप देखेंगे कम से कम आपको एग्जाम में 60 से 70 क्वेश्चन आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो 100 टॉपिक्स हैं उसी 100 टॉपिक्स में से यह है। और इस 100 टॉपिक से दोस्तों 60 से 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों आपके एग्जाम में। तो दोस्तों यह हमने यहां पर ऋग्वैदिक कालीन नदी, कुछ ऋग्वैदिक कालीन जो प्राचीन नाम थे उनकी चर्चा कर दी। हमने ऋग्वैदिक कालीन धर्म को देख लिया, राजनीति को देख लिया, समाज को देख लिया, अर्थव्यवस्था को देख लिया। दोस्तों कल हम मिलेंगे आपके साथ उत्तर वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार देखेंगे, उत्तर वैद का धर्म देखेंगे, उसकी आर्थिक व्यवस्था देखेंगे, उसकी राजनीति देखेंगे और उसके समाज को देखेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ हम ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल की तुलना करेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता और जो वैदिक काल है उन दोनों की हम एक समझ देखेंगे, उनकी एक तुलना करके देखेंगे क्या दोनों की स्थितियां थी, क्या दोनों में अंतर था, क्या दोनों में समानताएं थी दोस्तों। तो हम दोस्तों इसी बात से अपनी बात को समाप्त करते हैं दोस्तों। बुलंदियों पे अगर आपको चढ़ना है तो संघर्ष स्वयं करना होगा, बुलंदियों पे चढ़ना है तो संघर्ष स्वयं करना होगा और दिन रात आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपको ताज मिलेगा। बिना मेहनत के दोस्तों ताज नहीं मिलेगा। और यह अधिकारी का पद है और अधिकारी का पद मतलब आप समझते हैं, अधिकारी के एक हस्ताक्षर मात्र से किसी का जीवन बन सकता है। अर्थात अधिकारी एक हस्ताक्षर कर देना तो पूरा स्कूल, पूरे जिले के जितने स्कूल हैं उनकी सारी व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है। इसलिए अगर आप अधिकारी बन रहे हैं तो सकारात्मक विचारधारा अपने अंदर रखें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ डेली उठें, एक गोल बनाएं, गर्मजोशी के साथ अपनी शुरुआत करें और हमारे द्वारा कराए जा रहे 100 टॉपिक्स को डेली कवर करें, उन टॉपिक्स को देखें दोस्तों। और हमने आज एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने आरओ एआरओ एग्जाम से रिलेटेड आपको बुक लिस्ट बताई है। आप उस बुक लिस्ट को देखें जाकर के, उस बुक लिस्ट का फायदा उठाएं और लोगों तक उस बुक लिस्ट को शेयर करें दोस्तों। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।